जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल्डन क्वेश्चनों के साथ एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन आपको री एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो री एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? ऑप्शन है आपके साथ 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान, 74वां या 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय जो बनाया था वह आपका किस संविधान संशोधन ने बनाया था? तो आपका जो इसमें सही जवाब होगा 1902 का संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 73वां, उसने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था। बात करते हैं पंचायती राज का जिक्र, तो पंचायती राज जो मिल जाता है वह आपका संविधान के भाग 9 में आपको पंचायती राज देखने को मिल जाएगा। और अनुसूची 11 में आपकी जो आपकी संविधान की 12 अनुसूची हैं, उनमें से जो आपकी 11वां अनुसूची है वह आपकी पंचायती राज से ही संबंधित है, जिसमें आपके कुल 29 विषय दिए गए हैं। बात कर लेते हैं इससे अगले, तो 74वां जो संविधान संशोधन था उसमें जो है आपके नगर पालिका या नगर निगम को आपका शामिल कर लिया गया था 12वीं अनुसूची में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस का हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है, शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा या अधिक आसानी से तैरेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जब आपके पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो शरीर तैरता है, और जब हम इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, इसमें जो आपका होगा शरीर डूब जाएगा, क्योंकि जो पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है वह आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसके घनत्व को हम 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसके कारण पानी में जो है मनुष्य डूब जाएगा या शरीर डूब जाएगा। तो ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगर मेरे दोस्तों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? तो आपसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से हार्डवेयर यूनिट आपकी इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह आपकी हार्डवेयर यूनिट नहीं है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन इसको मानूंगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग कहलाता है? तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कहलाता है वह आपका उद्देश्य का कहलाता है, यानी प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की क्या बोलेंगे? आत्मा बोलेंगे। मगर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको बताया है वह आपका आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के क्या बताया था? आपको आत्मा बताया। मगर जो भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाते हैं? तो प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की किसके नाम से? आत्मा के नाम से जानते हैं। तो सी विकल्प इसमें आपका मेरे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बेर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल नियम या प्लावन सिद्धांत। तो इसमें जो फुहारा आपका काम करता है वह आपका बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सरकार द्वारा जो शुल्क और कर लगाने का अधिकार है वह आपका
अनुसूची 6 में है, अनुसूची 7 में है, अनुसूची 9 या अनुसूची 11। तो सोचिएगा, समझिएगा, कृपया क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 7वीं अनुसूची इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें जो आपकी 7वीं अनुसूची है वह आपकी संघ, जो आपके संघ सूची है, समवर्ती सूची है। किसमें? 7वीं अनुसूची में आपका जो विवरण मिलता है वह आपका संघ सूची का मिलता है, समवर्ती सूची का मिलता है और राज्य सूची का मिलता है। जैसे संघ की जो सूची है उन पर जो नियम बनाएगी आपकी केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य की जो सूची है उन पर जो नियम बनाएगी आपकी राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती जो अनुसूची है उन पर जो आपकी कार्य बनाती है वह आपका केंद्र व राज्य सरकार दोनों के मिलने से इन पर अधिकार बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में या लुम्बिनी में। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को विचार कीजिएगा, बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म आपसे पूछा गया है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह आपका लुम्बिनी में हुआ था, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कब था, तो 1563 आपकी ईसा पूर्व में आपका जो हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और एक इनका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध को जो हम बचपन में जानते थे वह हम सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? सिद्धार्थ के नाम से हम इनको जानते थे। और गौतम बुद्ध से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन आपका निकल कर आता है, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा। एशिया का ज्योतिपुंज किसका? एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? तो एशिया का जो ज्योतिपुंज कहा जाता है वह भी आपका किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन था आपके लिए। तो इसका जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था लुम्बिनी था। बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, और कुशीनगर में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अगला टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा गया है रणजी ट्रॉफी, तो बताइएगा रणजी ट्रॉफी इनमें से किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है वह आपकी जो संबंधित हो जाएगी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। रणजी ट्रॉफी को जो भारत में जोड़ा गया था वह आपका 1934 में या 1935 आपको मिल जाए, तो 1934 और 35 में रणजी ट्रॉफी को भारत में जोड़ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? ऑप्शन है प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब की कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर के अंदर के कारण खाना जल्दी पकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेशर कुकर में ऐसा क्या होता है जो खाना जल्दी बन जाता है? तो उसमें जो होता है आपका प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी पानी का जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो खाना आपका जल्दी बनेगा, जिसमें जो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब होगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर आपका खाना जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो है पानी का दाब या क्वथनांक बढ़ जाता है, तो इसलिए आपका खाना जल्दी बन जाता है। तो अगर मेरे दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका पूरा आपको जो PDF मिल जाएगी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम पे हम उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा MCQs कवर कराते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आप जाकर रोज़ MCQ हिंदी के और हम GS के कराते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस होएगी, अधिक से अच्छे MCQs मिलते हैं और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले। हमारा टेलीग्राम का जो नाम है स्टडी अड्डा RK GK क्विज के नाम से है, आप वहाँ से जाकर सर्च भी कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर लें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल
म्यांमार। तो बताइएगा भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन सा देश नहीं है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनमें से जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इंडोनेशिया आपका भारत का पड़ोसी देश नहीं होता है। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत के कुल जो पड़ोसी देश हैं वे कितने हैं। तो भारत के कुल पड़ोसी देश आपके 7 हैं। तो बात करते हैं 7 के बारे में। तो पहला हो जाएगा आपका पाकिस्तान, दूसरा हो जाता है आपका चीन, तीसरा हो जाएगा नेपाल, चौथा हो जाएगा भूटान, पांचवा हो जाता है म्यांमार, छठा हो जाएगा अफगानिस्तान और सातवां जो हो जाता है आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं वे आपके कितने हैं, 7 हैं +1 क्या है, जो आपका हो जाता है श्रीलंका। वह आपका स्थल विरुद्ध देश है जो किसके साथ लगा है, समुद्र के साथ लगा है। तो +1 आपका इसे भी कैटेगरी में रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था तो जो बंगाल के किसान थे उनको उगाने के लिए क्या करते थे, मजबूर करते थे। ऑप्शन है जूट उगाने के लिए, चाय उगाने के लिए, गन्ना उगाने के लिए या गेहूं उगाने के लिए। तो बताइएगा किसे उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जूट उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा ए विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल कर आता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बताना होगा यहाँ पर क्या आएगा, के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियान का हमला किया था। तो किसके नेतृत्व में किया था। ऑप्शन है तैमूर लंग के, नादिर शाह के, अहमद शाह अब्दाली के या चंगेज खां के। तो बताइएगा इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें जो आपका सही जवाब हो जाता है चंगेज खां के नेतृत्व में। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने जो आपका 1219 में उत्तरी ईरान पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। बात करते हैं इस समय भारत में किसका शासन चल रहा था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1200 में जिस टाइम पर हमला किया गया था उस टाइम पर भारत में किसका शासन चल रहा था। तो उस टाइम पर भारत में जो शासन चल रहा था वह आपका शासन चल रहा था इल्तुतमिश का। किसका शासन चल रहा था, इल्तुतमिश का शासन चल रहा था। तो इसमें इल्तुतमिश आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है बॉयल, वाट, न्यूटन या पास्कल। तो बताइएगा शक्ति का इकाई मात्रक आपसे पूछा गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो आपका शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, सोचिएगा समझिएगा बताइएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चनों का आपको टारगेट दिया गया है। 20 क्वेश्चनों का आपको टारगेट दिया है, आपको बताना होगा शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, वाट आपका शक्ति का एसआई मात्रक होता है। किसका होता है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। बात कर लेते हैं न्यूटन की। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन जो आपका एसआई मात्रक होता है बल का होता है। और पास्कल जो आपका एसआई मात्रक होता है वह आपका दाब का होता है। तो तीनों क्वेश्चन पर आप ध्यान रखेंगे, ये आपका किसी का मात्रक नहीं होता। तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक आपका क्या होता है, पास्कल हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो विश्व में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम है। तो विश्व में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम CC कितना है 6600, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं वर्तमान में सबसे तीव्र गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर कहाँ पर है। तो वर्तमान में जो सबसे तीव्र गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है वह आपका चीन के पास में है। किसके पास में है, चीन के पास में है। तियानन्हे किसके पास में है, चीन के पास में आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के बीच पृथ्वी में आ जाने से कौन सी घटना घटती है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना घटती है। ऑप्शन है चंद्र ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की, बृहत ज्वार की या इनमें से कोई नहीं।
तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आपका क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, तो उस टाइम पर आपकी कौन सी घटना घटती है, तो चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और जब चंद्रमा और पृथ्वी, किसके, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, सूर्य आ जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब आपका सूर्य आ जाता है तो तब आपका क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना होती है, तो ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सरकारी दस्तावेज 2 तथ्यों साहित्य प्रकाशित किया जाता है, क्या कहलाता है, तो वह आपका व्हाइट पेपर कहलाता है। तो बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो विश्व में जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है वह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यूएसए, भारत, चीन या रूस, तो बताइएगा। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र, तो विश्व में जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है तो वह आपका चीन है। चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और जो दूसरे नंबर पर आता है आपका भारत आता है, तीसरे नंबर पर आपका रूस आता है और चौथे नंबर पर आपका क्या आता है, यूएसए आता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विश्व में सबसे गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र क्या हो जाएगा, चीन। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में प्रदत्त ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत से, साहित्य से, शास्त्रीय नृत्य से या सिनेमा से। तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो भारत में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह आपका किससे संबंधित है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य से संबंधित है। साहित्य से संबंधित है, बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कि भारत में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो भारत में जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में दिया गया था। और किसको दिया गया था, तो आपका जो दिया गया था जी शंकर को। किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जो 22 भाषाओं में दिया जाता है। और जो सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था वह आपका मलयालम भाषा में दिया गया था। इतना क्वेश्चन का भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया। ऑप्शन है समानता के अधिकार को, बी संवैधानिक उपचार के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान का हृदय और आत्मा बताया, तो किसको बताया, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बता दीजिएगा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया था, भारत का हृदय और आत्मा बताया, जिसका जिक्र आपका अनुच्छेद 32 में मिलता है। जिसका जिक्र क्या मिलता है, अनुच्छेद 32 में मिलता है। इसमें आपकी क्या है, 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं। इसमें आपकी 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं। पहली रिट हो जाएगी आपकी बंदी प्रतिसक्षण, दूसरी हो जाती है परमादेश, तीसरी हो जाती है प्रतिषेध, चौथी हो जाती है उत्प्रेक्षण और पांचवी हो जाती है आपकी प्रच्छन्न। और बात कर लेते हैं हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने भी किसे, हाई कोर्ट भी 200 किसे आर्टिकल 226 के तहत इन 5 रिटों को जारी करता है। बात करते हैं आर्टिकल 32 में कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है संवैधानिक उपचार के अधिकार। जो संवैधानिक उपचार के अधिकार हैं उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया, जो कि अनुच्छेद 32 में आपके आते हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लोरेंज वृत्त द्वारा मापा जाता है। तो लोरेंज वृत्त द्वारा आपका क्या मापा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आय की विषमता। आय की विषमता आपकी लोरेंज वृत्त द्वारा मापी जाती है, तो डी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारत में जो प्रत्यक्ष कर कोड है वह आपका किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आयकर से संबंधित है। तो बी विकल्प के साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा किससे संबंधित है, आयकर से आपका संबंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डायनामो परिवर्तित करता है। ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो परिवर्तित क्या करता है, तो डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसे करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ लिया जाता है, डायनेमो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनेमो जो सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। ऑप्शन है कोसी नदी का, झेलम नदी का, चिनाब नदी का, रावी नदी का। तो आपको ऐसी नदी बतानी होगा जिसका आपका उद्गम हुआ है आपका नेपाल से हुआ है और बाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो कोसी नदी का उद्गम आपका किससे हुआ है, नेपाल से हुआ है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोसी नदी का जो हुआ है उद्गम नेपाल से हुआ है और बाद में आकर गंगा नदी पर मिल जाती है। और कोसी नदी से संबंधित एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जो बिहार का शोक कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को आपको बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको इसका पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिका के गठन हेतु किस नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिका का गठन अगर हम करना चाहते हैं तो उस नगर की जो जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 1,50,000, 40,000 या 25,000। तो बताइएगा, अगर हम नगर पालिका का गठन करना चाहते हैं तो उस जो नगर है उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो उसकी जनसंख्या आपकी कितनी होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका नगर पालिका से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटी में, जो हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा और लगभग स्टेट लेवल के जो आपके पीसीएस लेवल के एग्जाम है उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नगर पालिका का जिक्र कौन सी अनुसूची में है। तो नगर पालिका का जो जिक्र है वह आपका 12वीं अनुसूची में है, जिसमें कितने विषय हैं, आपके हो जाएंगे 18 विषय हैं। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो जो आपकी 12वीं अनुसूची है वह आपकी 74वां संविधान संशोधन द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992 में द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान में देखेंगे, ऐसे लिख रखा है,
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिका के गठन हेतु नगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 40,000 होनी चाहिए। बात कर लेते हैं नगर पालिका का जिक्र संविधान में 12वीं अनुसूची में दिया गया है और 12वीं अनुसूची में है उस पर कितने हैं 18 विषय आपके नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 12वीं अनुसूची को आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इतने क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। तब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं। ऑप्शन है विकिरण विधि से, संवहन विधि से, चालन विधि से या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस पदार्थ किस विधि के द्वारा गर्म होते हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठोस पदार्थ जो आपके गर्म होते हैं वह आपके चालन विधि से गर्म होते हैं। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत या लीबिया। बताइएगा ऐसा कौन सा देश है आपका जहां से एक भी नदी नहीं बहती। तो ऐसा जो आपका देश आ जाता है सऊदी अरब आ जाता है। सऊदी अरब बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम कौन करता है। ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। तो बताइएगा। तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाता है इसमें आपका श्वेत रक्त कणिका आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है रक्त का रक्षक किसे कहा जाता है। तो रक्त का रक्षक भी आपका श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक साधारण उपकरण है आपको बताना होगा जिसके उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी को वियोजित करने या उसे पूरा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर का, फ्यूज का, प्रतिरोधक का या स्विच का। तो किसका प्रयोग किया जाता है। स्विच एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वियोजित करने या उसे पूरा करने में करते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। ऑप्शन है 256, 512, 2048 या 1024। बताइएगा 1 गीगाबाइट में कितने मेगावाट होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में जो होते हैं वह आपके 1024 मेगाबाइट होते हैं। और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनकर आते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं 1024 गीगाबाइट में 1024 गीगाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं। तो 1 टेराबाइट होते हैं। कितने 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं। तो 1 बाइट में आपके 8 बीट होते हैं। कितने बीट होते हैं 8 बीट होते हैं। बात कर लेते हैं 1024 बाइट्स में 1024 बाइट में कितने केबी होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा 1 केबी आपके 1024 बाइट में होते हैं। और बात कर लेते हैं 1 किलोबाइट में 1024 किलोबाइट में जो होते हैं 1 मेगावाट होते हैं। कितना वाट होते हैं 1 मेगावाट होते हैं। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया था 1 गीगाबाइट में कितने मेगावाट होते हैं। तो 1024 होते हैं। 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। 1 बाइट में 8 बीट होते हैं। 1024 बाइट में 1 किलोबाइट आपके होते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा के और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे, जब आज लोकसभा का जिक्र आ गया है तो यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं? तो यूपी में जो लोकसभा की 80 सीटें होती हैं और राज्यसभा की 31 सीटें आपकी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक फंगी एंड प्लांट्स डिसीजेस के लेखक कौन हैं? तो डिसीज के जो लेखक हो जाएंगे डॉक्टर बी मुंडूकर। बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ऑप्शन है फरवरी 1922 में, मार्च 1926 में, मई 1929 में या सितंबर 1925 में। बताइएगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग जो आंदोलन था वह आपका कब वापस ले लिया गया था? तो फरवरी 1922 को। फरवरी 1922 को जो आपकी करेक्ट डेट थी, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन को वापस क्यों कर लिया गया। तो असहयोग आंदोलन को जो आपकी गोरखपुर में चोरी चोरा घटना हुई थी, चोरी चोरा घटना के कारण कब, जो आपकी 4 फरवरी को, कब 4 फरवरी 1922 को आपकी क्या हो गई थी, चोरी चोरा आपका कांड हो गया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? तो कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार किया था। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना या अपनी पहली कंपनी कहाँ पर खोली थी? तो पहली कंपनी आपकी जो खोली थी वह आपकी सूरत में खोली थी। कहाँ पर खोली थी? पहली कंपनी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर खोल दी थी? सूरत में खोली थी। और कब खोली थी? 1608 में खोली थी। कब खोली थी? 1608 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली कंपनी आपकी सूरत में खोल दी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक जो पेश करने की अवधि है वह आपकी कितनी है? 1 माह की है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किसके नष्ट करती है? तो CFC इसमें ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। तो ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रम से कितनी हो सकती है? ऑप्शन है 40 तथा 400, 50 तथा 450, 60 तथा 550 या 60 तथा 500। तो बताइएगा कितनी हो सकती है? तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 2 राज्य आपके अपवाद के रूप में आते हैं। पहला हो जाएगा आपका गोवा, जिसमें जो न्यूनतम संख्या है वह आपकी 40 है। और दूसरा आ जाता है आपका सिक्किम। सिक्किम में कितनी है? सिक्किम में जो आपकी न्यूनतम संख्या है वह आपकी 32 हो जाएगी।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराया है। अगर आपने इन 38 के 38 क्वेश्चनों को कवर करा है तो आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, जो आज की वीडियो में आपको टारगेट दिया था 20 क्वेश्चनों का, तो बताइएगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके इन 38 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके भी 20 क्वेश्चन सही हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो चुका है और आपको थोड़े रिवीजन करने की और ज़रूरत है। आप जीके जीएस के पर इतना गौर नहीं दे सकते अगर आपने इनमें से 20 क्वेश्चनों को सही किया है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप पूरे प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हो और अपना किसी भी कैफे पर निकल जाकर आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को निकलवा सकते हो और दोबारा से इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो। तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर रोज़ हम MCQ क्वेश्चन कवर कराते हैं। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपका लेवल और भी अच्छा होगा, जहां पर आपको जीके जीएस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि हिंदी के क्वेश्चन भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर कवर कराते हैं। वो आपको MCQs के रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट के रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में।